हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। सो बिफोर दैट आप लोग अपने पास अपने ईयर प्लग्स, अपने हेडफोन्स अच्छे से चार्ज वगैरह सब कर लो और अपना कानों में लगाओ अपने हेडफोन्स ईयर प्लग्स को और आराम से इस ऑडियो लेक्चर को एंजॉय करो, अच्छे से सुनो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। नोट्स को लेके टेंशन की कोई बात नहीं, बिकॉज फॉर नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रॉम देयर यू कैन रिकलेक्ट दोज नोट्स। ठीक है, तो अभी आप आराम से इस लेक्चर को एंजॉय करो, सुनो, समझो। नोट्स आप लिंक से ले लेना। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो हुआ था 1951 में। तो पहला अमेंडमेंट कब हुआ? 1951 में। तो ये जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था, इसमें क्या हुआ? इसमें हमारा 9th शेड्यूल ऐड करा गया। ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज की बात करता है। इसमें हमारा इंट्रोड्यूस करा गया ज़मींदारी अबॉलिशमेंट लॉज को भी। इसमें स्टेट को एम्पावर करा गया, स्टेट को ये पावर दी गई कि आप सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास है या लोग हैं उनको लेके आप प्रोविजंस बना सकते हो, लॉज बना सकते हो। ये हमारा आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 ऐड करने के बाद हुआ। ठीक है, आर्टिकल 15 में जब हमने क्लॉज 4 ऐड कर दिया तो अब स्टेट के पास पावर आ गई थी कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग थे उनको लेके हम प्रोविजंस बना सकते थे। प्लस ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है हमारा, इसमें 9th शेड्यूल ऐड करा गया और इसमें क्या इंट्रोड्यूस करा गया? ज़मींदारी एबॉलिशमेंट लॉज। नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है हमारी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई, पर किस बेसिस पे? इसमें हमने स्टेट को दोबारा रीऑर्गेनाइज करा लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। लैंग्वेज जो है वो आपका शेड्यूल 8 में मेंशन है। इसमें हमने बात करा कि कॉमन हाई कोर्ट की बात करी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा, 2 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961। इसमें दादर एंड नागर हवेली को एज अ यूटी में इनकॉर्पोरेट करा गया, एज अ यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करा गया। अगला आता है 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसमें हमारा गोवा, दमन एंड दीव को इनकॉर्पोरेट करा गया एज अ यूटी। अगला आता है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। इसमें नागालैंड को स्टेट का स्टेटस दिया गया। ठीक है, नागालैंड को किसका स्टेटस दिया गया? स्टेट का। अगला आता है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें पुडुचेरी को एज अ यूटी इनकॉर्पोरेट करा, एज अ यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट करा। अगला आता है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंधी को एज अ 15th लैंग्वेज 8th शेड्यूल में इंक्लूड करा गया। जो सिंधी लैंग्वेज है उसे 15th लैंग्वेज के नाम से 8th शेड्यूल में ऐड करा गया। ठीक है, अगला आता है 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें मेघालय को एज अ स्टेट क्रिएट करा गया। ठीक है, मेघालय को असम से अलग करके खुद में एक स्टेट क्रिएट करा गया। अगला आता है हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या था कि इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उनका एसेंट जो था वो मैंडेटरी था। मतलब कोई भी अगर बिल बनता है तो प्रेसिडेंट के पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें एनी अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर बिल बनता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेके तो उन्हें हाँ अपना कहना ही पड़ेगा, एसेंट अपना देना ही पड़ेगा, सो डैट पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड करा गया और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3 ऐड करा गया। अगला आता है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें सिक्किम को एज अ स्टेट बना दिया गया। ठीक है, सिक्किम को एज अ स्टेट बन गया था। अगला आता है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें यह था कि प्रेसिडेंट कोई भी तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और वो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वो इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करी है वो अपने आप पे फाइनल है, कॉन्क्लूसिव है। ठीक है, एज पर आर्टिकल 123 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 123 तो था ही। ठीक है, इसमें क्लॉज 4 जो था वो इंसर्ट करा गया। तो क्लॉज 4 हमें क्या कहते हैं इंसर्ट करने के बाद? कि प्रेसिडेंट कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और आप उसे कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। चलिए, अगला आता है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसमें प्रियम्बल में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऐड करे गए थे, दैट इज सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ऐड करी गई थी न्यू पार्ट में, दैट इज पार्ट 4A। ठीक है, न्यू पार्ट इंसर्ट हुआ, ऐड हुआ, दैट इज 4A। अगला, इससे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट को, और क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 भी कहा जाता है, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा 1976 में हुआ।
अगला इसमें क्या था कि अब हमारा जो आर्टिकल 51A था वो भी हमारा ऐड हो गया रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इसमें जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स थी उन्हें कर्टेल करा गया, जो हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर्स थी उन्हें कर्टेल करा गया था। इसमें जो लोकसभा का टेन्योर था पहले 5 साल, इस अमेंडमेंट के बाद कितना कर दिया गया 6 साल। 42nd अमेंडमेंट में 5 ईयर्स था पहले क्या था 5 ईयर्स था हमारा लोकसभा का ड्यूरेशन टेन्योर, पर आफ्टर द अमेंडमेंट क्या हो गया 6 ईयर्स। अब आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी हमारा पहले क्या हुआ करता था फंडामेंटल राइट, पर आफ्टर द अमेंडमेंट हमने क्या करा इसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिक्लेयर कर दिया इन आर्टिकल 300A, ठीक है। तो आपका अंडर आर्टिकल 300A में ये हमारा फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया और ये हमारा आर्टिकल 300A में आ गया। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो आपका टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस उसे रिप्लेस कर दिया गया आर्म रेबेलियन से। अब इसमें जो हमने लोकसभा का टेन्योर 42nd अमेंडमेंट में 6 साल कर दिया था 5 साल से, हमने उसे दोबारा रिकवर कर लिया, रिस्टोर कर लिया और 5 ईयर्स कर दिया, ठीक है। अब आता है हमारा इसमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें हमने शेड्यूल 10 ऐड करा, ठीक है। याद रखिए फर्स्ट अमेंडमेंट में शेड्यूल 9 ऐड करा, फिर 52nd में हमने शेड्यूल 10 ऐड करा जिसमें हमने एंटी डिफेक्शन लॉज से रिलेटेड बात करी। अब आता है इसके बाद हमारा 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें हमने ये बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हिंदी वर्जन होगा वो भी एक्सेप्टेबल होगा। अब आता है हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें जो हमारी वोटिंग एज थी उसे रिड्यूस कर दिया गया था। मतलब पहले 21 ईयर्स थी, अमेंड करके हमने उससे क्या कर दिया 18 ईयर्स कर दिया। अब आता है हमारा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें जो दिल्ली था अब उसे स्पेशल स्टेटस मिल गया, किसका एनसीटी का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगला आता है हमारे पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायती राज को अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था और हमारा पार्ट 9 ऐड हुआ था और अब शेड्यूल 11 भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया था। तो याद रखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड हुआ, आपका पार्ट 9 ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 11 ऐड हुआ, प्लस पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। अब आता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पार्ट 9A ऐड करा गया प्लस शेड्यूल 12 ऐड करा गया। अब इसमें म्यूनिसिपैलिटी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। अब आता है हमारा इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया था आर्टिकल 51A में, ठीक है। अब फ्री जो हमारा राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो क्या हो गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया था सिटीजन के लिए। हमारा अगला न्यू आर्टिकल इसमें इंसर्ट करा गया 21A। नेक्स्ट जो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है उसका क्या एज था, एज 6 to 14 ईयर्स तक आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब 14 साल तक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एज। अगला आता है हमारा इसमें 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके आर्टिकल 19 क्लॉज C ऐड करा गया था। अब इसमें जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया था, प्लस जितने भी हमारे न्यू DPSPs थे उन्हें ऐड करके था आर्टिकल 43B में और पार्ट 9B में, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा पार्ट 9 ऐड हुआ, फिर हमने पढ़ा पार्ट 9A ऐड हुआ, अब हम पढ़ रहे पार्ट 9B ऐड हो गया। पार्ट 9B किसकी बात कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। ये आपका क्या था, न्यू DPSPs ऐड करे गए थे आर्टिकल 43B में, रिमेंबर दैट। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसमें GST को लेके बात करी गई थी। इसमें आपका आर्टिकल 279A, 246A, 269A ऐड करा गया था। आई एम रिपीटिंग, ठीक है। इसमें आपका आर्टिकल 279A, 246A एंड 269A ऐड करा गया था और ये 101 किससे रिलेटेड था, हमारा GST से रिलेटेड था। अब अगला हमारा इसमें आता है 102।
अब जो आपका 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, मतलब 102nd ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में। इसमें जो भी हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस थी, ठीक है, हमारा जो कमीशन था बैकवर्ड क्लासेस का, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो हमारा जो NCBC था, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट हो गया था। अब आता हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारे 2019 में हुआ। इसमें 10% रिजर्वेशन दी गई थी EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिली थी। नेक्स्ट आता है हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। सो 2020 में हमारी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें जो रिजर्वेशन जो हमारा लोकसभा और स्टेट असेंबली की सीट्स थी, उन्हें एक्सटेंड करा गया, तो उन्हें रिजर्वेशन दी गई थी SC और ST को, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ था, जो रिजर्वेशन थी सीट्स की, उन्हें बढ़ाया गया था फॉर SC एंड ST। कौन सी सीट्स को? लोकसभा और स्टेट असेंबली की सीट्स को, ठीक है। और जो आपके एंग्लो इंडियंस की सीट के रिजर्वेशन थी, उसे टोटली रिमूव कर दिया गया, ठीक है। एंग्लो इंडियन की जो सीट्स थी उन्हें रिमूव कर दिया गया, उनके रिजर्वेशन को रिमूव कर दिया गया। और जो हमारे SC ST थी, उनके रिजर्वेशन को और एक्सटेंड कर दिया गया लोकसभा और स्टेट असेंबली की सीट्स में। सो दैट इज़ अप फॉर द वीडियो, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, एंड या दैट इज़ ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर।